स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख पर एक बार फिर। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, दुनिया का भविष्य निश्चितता और अनिश्चितता के बीच में आवाजाही कर रहा है। जी, और कुछ दिन तक पहले अभी हाल ही में हम लोगों को लग रहा था कि शायद समस्याएं हल होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन इस वक्त पहली नज़र में यही लगता है कि मामला वहीं का वहीं फंसा हुआ है। जी, और इस्लामाबाद में जो वार्ता आज शुरू हो जानी चाहिए, जब हम लोग ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो वार्ता शुरू होगी भी। जी, जी, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये ब्लॉकेड नहीं हटाते और जिस तरह की वो अधिकतम मांगे कर रहे हैं, अधिकतम मैक्सिमलिस्ट किस्म की मांगे कर रहे हैं, वो बंद नहीं करते, तब तक कोई वार्ता करने का हमारा इरादा नहीं है। हो सकता है कि दावे तो यही है कि नहीं, ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, कल तक तो नहीं आया था। ये तो सारी दुनिया में ग्लोबल मीडिया के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, तो वो अमेरिका के हित वाली ही खबर, अमेरिका की तरफ झुकी हुई खबर ही वो लोग प्रसारित करते हैं। जी, ये जी, खबर ये भी प्रसारित की जा रही है कि ईरान में नेतृत्व में मतभेद हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक लोगों को हटा दिया गया है और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ही सब पूरी सत्ता पे कब्जा कर लिया है। इस प्रकार की खबरें भी उड़ाई जा रही हैं। मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ आपसी बहस मुबासा हो सकता है वहाँ पर, लेकिन ये कहना कि उनमें मतभेद हैं और एक ने दूसरे को हटा दिया है, इस प्रकार की बातें भी की जा रही हैं। तो और ये परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, और भारत के लिए तो खासतौर से बहुत चिंताजनक है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी चिंताजनक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का तो बिल्कुल कबाड़ा ही हो जाएगा इससे। तो शीतल जी, आप इस नई परिस्थिति को किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको कि शांति, अंततः शांति होगी, या अभी इसी तरीके से लंबे अरसे तक इस प्रकार का तनाव एक न्यू नॉर्मल बना रहेगा? पहले प्रशासनिक मतभेद से शुरू करते हैं। प्रशासनिक मतभेद दरअसल ट्रंप प्रशासन में सबसे ज़्यादा है। हम्म। कई उनके सेना के वरिष्ठ लोगों ने गैर कानूनी आदेशों को मानने से कानून के संदर्भ बताते हुए मना किया है। ये सब जी। रिपोर्ट्स पश्चिमी प्रेस में ही, जो प्रेस निश्चित तौर पर पक्षपाती है, लेकिन इसके बावजूद अपने आंतरिक मामलों में वो एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें दोनों स्वरूप रहते हैं। एक हम्म। लोकतांत्रिक स्वरूप भी रहता है और एक पक्षपाती स्वरूप भी रहता है। तो जो उनका लोकतांत्रिक स्वरूप कहा जा सकता है, उसमें ये खबरें लगातार आ रही हैं कि जो अमेरिकी प्रशासन है उसमें बुरी तरह से बंटवारा है। बहुत असहमतियां हैं और उनके इस राष्ट्रपति के फैसलों को लेके उसमें संदिग्धता बनी हुई है। ठीक है कि वो अभी उनका बहुमत है, जिसकी वजह से वो ये आदेश बार-बार प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन वो लगातार क्षीण होता जा रहा है और उस बहुमत को हासिल करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न उनको करने पड़ रहे हैं। हम्म। अब ईरान में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ईरान में भी डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आई हैं, जिसमें आईआरजीसी वगैरह ने विदेश मंत्री अरागची, घ नहीं ग है वो एक्चुअली, हम्म। अरागची के बयान का प्रतिवाद किया, क्योंकि घ होता नहीं है फारसी में। हमारे एक मित्र नीरेंद्र नागर भाषाविद हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि घ मत लगाइए इसमें, घ इनके यहाँ होता नहीं। तो अरागची साहब के बयान तब से मैं देख रहा हूँ कि सेंसर्ड है, उनके बयान अब नहीं आ रहे हैं। एक ट्वीट वही लास्ट आया था, जिसके बाद वो सब बात हुई थी। उसके बाद उनके जूनियर कोई हैं, जिनके जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बयान दे रहे हैं, और वरना उनकी जो संसद के लीडर हैं, उनके बयान अरे हैं। वाह। जी। और निश्चित तौर पर आईआरजीसी जो है, वो जैसे ये तो माना ही जा रहा था, ईरान के बारे में तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये माना जा रहा था कि जब आपने लीडरशिप जो थी उसकी हत्या कर दी, तो जो पैरेलल लीडरशिप आएगी वो एग्ज़ैक्टली उतनी ही कुशल होगी या उस तरह के ही आचरण करेगी जैसी आप अपेक्षा करते हैं, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तो निश्चित तौर पर आपने तो खुद ही उनके नेतृत्व की हत्या करके वहाँ ये परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की। तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है, बिल्कुल थोड़ी बहुत आलोचना, एक-दूसरे से संवाद में कड़वाहट, उग्र जल इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसे लोग नेतृत्व में आएँगे जो कंपैरेटिवली यंगर होंगे, और यंगर होने के नाते उनमें फैसला लेने की जो एक बुजुर्ग आदमी को बारात में इसलिए रखा जाता है कि ठंडे दिमाग से चीज़ों को और अनुभव से फैसला करता है। तो जब आपने किसी समाज के बुजुर्गों की ही हत्या कर दी, तो आप निश्चित तौर पर वार्ता वगैरह में कठिनाइयाँ होंगी, ये स्वाभाविक कठिनाइयाँ। लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि वहाँ जो एक रिज़ॉल्व है अमेरिका के विरुद्ध,
समाज में और उनकी सेना में और उनके नेतृत्व में, उसमें कोई फ़र्क आया, उसमें और दृढ़ता बढ़ी है। इसलिए संवाद की कठिनाइयाँ और बढ़ गई हैं। फिर आप इस तरह की मूर्खताएँ कर रहे हैं। ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं? ट्रम्प साहब का दिन में 10 बयान 10 दिशाओं में होते हैं और वो जिस तरह से बातें करते हैं, ऐसा कोई समझौता वार्ता कभी किसी के साथ नहीं हो सकती। आप बात यहाँ होती है, उसके बाद आपकी घोषणाएँ शुरू हो जाती हैं, ईरान यूरेनियम हम ले लेंगे, ये कर लेंगे, तेल रोक देंगे, होर्मुज़ में हिस्सा ले लेंगे, फलाना सब अपने लिए ले लेंगे। कौन बात करेगा आपसे? तो ये तो मतलब निश्चित तौर पर इस दुनिया को इस समय ट्रम्प नामक के एक अजीब तरह के राजनीतिज्ञ ने फँसा दिया है। ये सब कुछ ट्रम्प और नेतन्याहू का किया हुआ है। इसके लिए दोष देना ही पड़ेगा। ईरान का इसमें कोई दोष नहीं। ईरान को तो आपने जबरदस्ती एक ऐसी सिचुएशन में फँसा दिया है जिसमें वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहा है एक देश है, जिसकी आपसे कोई आर्थिक सामरिक समानता नहीं है। बड़ा भारी अंतर है। अभी आपने होर्मुज़ के आगे जो नेवी लगाई है, उस नेवी की तुलना में ईरान की नेवी का कोई मतलब ही नहीं है। करीब 2000 गुना ज़्यादा आपके पास सामर्थ्य है। ये 100-200 नहीं, 2000 गुना ज़्यादा। वो छोटी-छोटी नावों और छोटी-छोटी चीज़ों से टैक्टिकली उन्होंने इंतज़ाम किया है आपसे लड़ने का। लेकिन उनमें रिज़ॉल्व है। वो सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे वो आपसे। और इसलिए आप उसके बाद ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि उनके जहाज़ पे आप गोला चला दे रहे हैं, तो कैसे बात होगी? तो ये सारी दुनिया को इन्होंने फँसा दिया है। दुर्भाग्य है कि इस बात को कहने वाले स्वर दुनिया में सब जगह हैं, सिर्फ़ भारत में जिनको कहना चाहिए वो नहीं कह रहे। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हमारे देश में, जिसमें सबसे कम भंडारण की सुविधा है तुलनात्मक रूप में बड़े देशों की, जिनकी बड़ी आबादी है, जिनकी बड़ी खपत है ऑयल की, उन देशों में भारत एक इकलौता देश है जिसके पास भंडारण की सुविधा इन तीनों मतलब अमेरिका, चीन और भारत को अगर तुलना करें तो इसमें भारत की ये सामर्थ्य सबसे कम है, आर्थिक सामर्थ्य भी बहुत कम है और भारत डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है इंपोर्ट पर और उसमें भी डिपेंडेंसी गल्फ से सबसे ज्यादा है। तो हम सबसे कठिनाई में हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व जो है करोड़ों मजदूरों को इस समय हम सूरत से और सब जगह से देख रहे हैं। बेचारे इतनी दिल्ली छोड़-छोड़ के सूरत छोड़ दीजिए, दिल्ली से भगदड़ मची हुई है। रोज रिपोर्ट्स हो रही है और इतनी कठिनाई में वो हैं कि उन्होंने अभी नोएडा वगैरह में उनके हिंसक आंदोलन भी शुरू हो गए हैं, जिसमें इधर-उधर पाकिस्तानी हाथ और जापानी हाथ ढूँढा जा रहा है, हमारे मीडिया द्वारा सरकार को बचाने के लिए। समस्या गैस की है, गैस है नहीं। 5 किलो वाले जो गैस के सिलेंडर के दाम है वो 5 गुने 6 गुने हो गए हैं। मज़दूर कह रहा है कि तनख्वाहें बढ़ी नहीं 12 साल में, आय बढ़ी नहीं, महँगाई 12 गुना आप कर देंगे, 15 गुना कर देंगे। आप ऐसी समस्या में विश्व फँस गया है जिसमें आपकी अपनी योग्यता की वजह से, अयोग्यता की वजह से उनकी कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं, तो क्या करें वो? तो सूरत में पूरा स्टेशन जाम है और ट्रेन पकड़-पकड़ के भाग रहे हैं। मोरबी खाली हो चुका है, कोयंबटूर और अन्य जगहों से भी भगदड़ मची हुई है, दिल्ली से भगे जा रहे हैं, नोएडा से भगे जा रहे हैं और आपके पास इन सब के लिए तो कभी आपने कभी किसी गरीब आदमी के लिए तो कोई इंतज़ाम कभी किया नहीं। नोटबंदी की आपने तो वो सड़क पे मरे, आपकी वजह से ऑयल और गैस के दाम बढ़ गए तो वो सड़क पे मरे, मज़दूर इलाकों में मरे, तो आपने तो सिर्फ़ मरने के लिए गरीब आदमी को छोड़ दिया है। और मतलब कहने को आप सरकार हैं, आप सिर्फ़ सरकार कुछ लोगों के लिए है जिनके लिए आपके फैसले उनको उदारता से बड़े बना रहे हैं, वो दुनिया की फोर्ब्स और फलानी रैंकिंग में जा रहे हैं। सामान्य आदमी के लिए तो आपने क्या बताया जाए, बहुत ही कठिनाई उनके लिए आपने पैदा कर दी है अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनय से और राष्ट्रीय राजनय से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आ गई है भारतीय गरीब लोगों के लिए। अभय जी। अब आपने अभी एक बात कही कि इनके पास स्टोर करने के यानी ऊर्जा के भंडारण के साधन देश के आकार को देखते हुए दुनिया में बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, चीन ने जितना भंडारण कर रखा है, जापान ने जितना भंडारण कर रखा है, वो काफी दिनों तक इस संकट का सामना कर सकते हैं। हम लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया? सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने कहीं मुझे जगह ठीक से याद नहीं है, कुछ भंडारण की जो सुविधाएं थी उनका उद्घाटन वगैरह किया था या शिलान्यास किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये सब क्यों हुआ? ये भंडारण की इतनी कमी हमारे पास क्यों है? देखिए, हमारी सच्चाई ये है कि हमें गरीब देश है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इसकी वजह तो मूल वजह तो ये है। दूसरे, हमारी नीतियों में जो कुटिलता है,
जब हम नीतियां बना रहे हैं सिर्फ कुछ अपने दोस्त उद्योगपतियों के लिए, तो ये सब इस तरह की ये अकेली समस्या नहीं है। हमारी समस्याओं की तो पूरी इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि आपके 100 कार्यक्रमों की जरूरत होगी। हर क्षेत्र में इसी तरह की लाइन लगी हुई है। जिस क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो हम उसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ यहीं तक केंद्रित थोड़ी है। 3 साल से ज्यादा हो गए, मणिपुर को हम सॉल्व नहीं कर पाए। 30-40 लाख की आबादी है कुल। इतना बड़ा देश, 145 करोड़ का देश, जिसमें कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा हमारे पास अर्धसैनिक बल है। 30 लाख की आबादी की समस्या हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 70-80 लाख की आबादी की कश्मीर समस्या हमारे पास सिर पे बैठी हुई है, जिसमें हमारी आधी फौज लगी हुई है और एक बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल लगे हुए हैं, और हम नई नई समस्याएं पैदा अलग से कर रहे हैं। बंगाल को करने के लिए हमारी 2500 कंपनियां गई हैं चुनाव कराने के लिए, आश्चर्यजनक रूप से। तो हम कमाल की चीजें कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है हमें नहीं मालूम। हमारी लगता है सब चीजें एक व्यक्ति में निहित हो गई हैं। उनकी पॉलिश, उनकी छवि, उनकी सफलताएं, सब कुछ उन्हीं पे कुर्बान होना है, और उनको हमें असफल होते हुए भी सफल कहना है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करके फेल ही हो सकते हैं कि साहब ये क्यों नहीं हुआ, किस चीज में क्या हुआ है। खाना हमारा जहरीला है, दवा हमारी नकली है, हवा हमारी प्रदूषित है, गरीब आदमी के लिए रेल सड़क कुछ नहीं है। अब उच्च शिक्षा वगैरह से हमने महंगाई बढ़ा दी, अब वो पढ़ नहीं सकते बच्चे उनके। रिजर्वेशन में हम ढेर सारे घपले करते हैं। एक चिट्ठी यूजीसी से हम नॉर्मल नहीं निकाल सकते जिसको समाज में स्वीकृत करा ले, उस पे हमारे समाज में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। छोटी आबादी के खिलाफ हमने सांप्रदायिक युद्ध छेड़ रखा है राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो हमने तो अपने को पूरी तरह से असफल करने की योजना पर पूरे देश को लगा दिया है। तो इसमें भंडारण कहाँ से होगा और चीजें कहाँ से होंगी। आप जानते ही हैं इन सब चीजों की, आप हजारों बार हजारों तरह से इनको व्यक्त कर चुके हैं। सच्चाई है कि हर समस्या के सामने हम आके फंस जाते हैं कि अब इसके बारे में क्या कहें कि क्यों नहीं है भंडारण। अच्छा, एक और नई घटना हुई है। आज अखबारों में खबर है कि राजस्थान में एक रिफाइनरी थी, बड़ी अत्याधुनिक किस्म की रिफाइनरी थी। नरेंद्र मोदी को वहां जाना था उसका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उसमें आग लग गई और उसका एक हिस्सा जल गया और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जल गया। अब मोदी जी वहां नहीं जा पा रहे हैं। उद्घाटन करने की उनकी जो बलबलाती हुई इच्छा रहती है हर चीज का उद्घाटन करने की, वो नहीं पूरी हो पाएगी। अब कहीं और कोई किसी और चीज का उद्घाटन करके। अभी उन्होंने 2 साल पहले अहमदाबाद या कहीं एक बस अड्डे का उद्घाटन किया था। वो उसकी छत गिर पड़ी और उसके नीचे एक साधारण आदमी बस पकड़ने गया था, दब के मर गया। ऐसे पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने 25,000 करोड़ के आसपास हमारे ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है डिपार्टमेंट, इसमें लोन था हमारा। अब वो 4 लाख करोड़ है। जो हमें बहुत सड़कें और पुल दिखाई देते हैं और जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा के वोट बहुत बार मांगे जाते हैं, उसकी आर्थिक संरचना पे हम कभी बात नहीं करते। 25,000 करोड़ था, 4 लाख करोड़ से ज्यादा इस समय लोन है, और हम टोल टैक्स वगैरह में अब लगभग 3 रुपया पर किलोमीटर टोल टैक्स ले रहे हैं, जो रिकॉर्ड है। ये सब बातें नहीं, और ये सब देनदार और ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, चूंकि इनमें गुणवत्ता नहीं है। इनके पुल गिर रहे हैं, कई जगह इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के पुल बनते बनते गिर जाते हैं या 1-2 साल में गिर जाते हैं। तो हम गुणवत्ता नहीं दे रहे हैं, ये नई समस्या आएंगी। एक तो इनकी भारी कर्जदारी जो हम आपको टैक्सेशन से और इससे चुकानी पड़ेगी, जिसको हम कठिनाइयों में रहेंगे। आय क्यों नहीं बढ़ रही है? सरकार की आय बहुत बढ़ गई है। सरकार की आय मनमोहन सिंह जी के समय जितनी थी और इस समय जितनी है, उसमें दुगने से भी ज्यादा का अंतर आ चुका है, चूंकि टैक्सेशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन आदमी की आय नहीं बढ़ रही है। 70% लोगों की आय घटी हुई है। तो हम एक मतलब असाधारण चुनौतियों के उसमें प्रवेश कर चुके हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है और निश्चित रूप से आपने सही जगह उंगली रखी है। लेकिन ये राजस्थान वाली जो रिफाइनरी थी, इस रिफाइनरी में वो तेल शोधित होना था जो भारत की जनता के बीच में नहीं बेचा जाना था, भारत की जनता के लिए काम नहीं आना था। वो तेल यूरोप में बेचा जाना था और उससे मुनाफा कमाया जाना था। तो जिस वक्त इस देश में
ऊर्जा संकट इतना जबरदस्त है, हुँ। वहां पर एक ऐसी रिफाइनरी बन रही है जो केवल इसी के लिए मार्क्ड है कि उसे बाहर भेजा जाने वाले तेल को रिफाइन रिफाइन करना है। तो ये अभी भी क्या एक्सपोर्ट तेल का जारी है? नहीं, इस समय तो नहीं हो रहा है तुरंत, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के जो ऑर्डर्स होंगे वो तो इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। हम्म, क्योंकि क्रूड हमें मिल गया था, रूस ने से हमें 47% क्रूड मिल गया था। हम्म, तो ज़रूर हम पेट्रोल, डीज़ल नेपाल, बांग्लादेश, कई यूरोप के भी कुछ देशों को तो हम दे ही रहे हैं। अब इस समय कितनी मात्रा में दे रहे हैं, मैं देख नहीं पाया हूँ इस आंकड़े को, या नहीं दे रहे हैं। हम्म, घोषणा की गई थी कि नहीं देंगे पहले, इस समय हमें अपनी ज़रूरत है, क्योंकि हम्म, एलपीजी वगैरह में तो नहीं दे रहे हैं। हम एलपीजी में तो समस्या बहुत भारी है। हम्म, गैस तो हम नहीं दे सकते, लेकिन डीज़ल, पेट्रोल शायद दे सकते हो, क्योंकि क्रूड हमें मिल गया था, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 80 से 90% हमारे पास था। हम्म, तो एक्चुअली हमारी कमाई का एक बड़ा साधन पेट्रोल डीजल बेचना भी है, हम्म, जो बाहर के देशों को। हम्म, एक ये भी एरिया है, हमारी रिफाइनिंग रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है हमारी अपनी ज़रूरतों से काफ़ी ज़्यादा है। हम्म, इसलिए हम ये तेल हमारे लिए व्यापार भी था, जो हम्म, हम खाड़ी से तेल लेते थे, ये हमारे लिए व्यापार भी है। हम्म, तो ये कई जगह नुकसान कर रहा है, उसमें से एक एरिया ये भी है। जी, हम्म। अच्छा, अब हम फिर से दोबारा आते हैं जो खाड़ी युद्ध की ऊपर शांति वार्ता हो रही है। जी। तो ये जो शांति वार्ता है, अब आपको क्या लगता है कि ये शांति वार्ता दरअसल किस तरफ जाएगी? या ईरान अपना देखिए, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर ने एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन किया। उसके बारे में भारत में खबर आ गई, उस पर चर्चाएं भी हुई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर आप इसी तरह ब्लॉकेड रखेंगे तो वो ईरान आएगा ही नहीं बातचीत करने के लिए। जब ईरान बातचीत करने के लिए आएगा ही नहीं तो आप शर्तें अपनी किससे मनवाएंगे? ठीक बात। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम आपकी बात पे सोचेंगे। फिर उन्होंने सोचा होगा उस बात पे, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम ब्लॉकेड अपना नहीं हटाएंगे। नहीं, नहीं, न न सिर्फ इतना, उन्होंने एक जहाज पे हमला कर दिया। जी हाँ, एक हमला कर ईरानी दिया। जहाज पे हमला कर दिया। तो हम्म, अब स्थिति वहाँ पहुँच गई कि लग रहा है कि फिर से एक छोटा, क्योंकि ये 21 तारीख को खत्म हो जाएगा, 22 से हम्म, खुला मैदान होगा। तो हो हम्म, सकता है कि अभी हम 10-15 दिन की, 12 दिन की, 1 हफ्ते की एक लड़ाई और देखें। हम्म, उसके बाद फिर बैठें बातचीत पे। बैठना बातचीत पे ही पड़ेगा। हम्म, लेकिन बातचीत को बिगाड़ने के लिए खुद ट्रंप मौजूद हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। कई बार इज़राइल मौजूद होता है, कई बार ट्रंप खुद ही मौजूद होते हैं। हम्म, यहाँ बातचीत हो रही होती है, वहाँ उनके फैसले आने लगते हैं। हर आधे घंटे में वो आ जाता है कि ईरान से हम ये लेंगे, उससे हम वो करेंगे, इससे हम वो करेंगे। ऐसी बातें आती हैं जो लगता है कि इस पे ऐसे कैसे ईरान राज़ी इस पे हो जाएगा, और बाद में वही हुआ कि ईरान कैसे राज़ी हो जाएगा। हम्म। नहीं तो जी। फिर ये जो इस्लामाबाद में पूरा सुरक्षा व्यवस्था है, इंतजाम है, ये सब अपनी जगह रखा रह जाएगा, है? और इसके फिलहाल लिए पाकिस्तानियों ने बहुत दौड़ धूप भी की है। वो लोग ईरान भी गए हैं, फिर वो अमेरिका भी गए और भी उन्होंने दौड़ धूप की है कि किसी तरीके से ये उनके हस्तक्षेप से ये हो जाए। तो मुनीर ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उनको समझाने की कोशिश की, उससे कम से कम एक बात और निकल कर आती है कि पाकिस्तान को केवल एक डाकिया मानना उचित नहीं है इस मसले पर। ये जो भारत के मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान का काम तो केवल ये है कि इनका संदेश उन तक पहुंचाना, उनका संदेश इन तक पहुंचाना, बाकी पाकिस्तान की इस वार्ता में वास्तव में मध्यस्थ वाली हैसियत नहीं है। लेकिन मुनीर के फोन से ये संकेत मिलता है कि पाकिस्तान ने, भले ही शुरू में वो डाकिया वाला काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने मध्यस्थ वाली हैसियत प्राप्त कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने ईरान की यात्रा की और दूसरी उन्होंने वो कूटनीतिक यात्राएं थी, हाँ, तो वो पाकिस्तान ने वो हैसियत प्राप्त कर ली है। जी। देखिए, पाकिस्तान की 2 स्थितियाँ हैं। हम्म, पाकिस्तानी समाज में अमेरिका के प्रति बहुत नफ़रत है, हम्म, और इस युद्ध में ईरान के प्रति मुस्लिम समाज में, सारी दुनिया में एक मतलब एक बहुत बड़ा समर्थन पैदा हो गया है। उस हम्म, समर्थन ने जो शिया सुन्नी का बँटवारा था, उसको भी कमज़ोर किया है बहुत हद तक। जी। और हालत ये हुई है कि तमाम मुस्लिम देश जो हैं, वो हम्म, समर्थन के लिए अलग-अलग तरह से अपने प्रयास कर रहे हैं। हम्म, तमाम ऐसे नेता जो सत्ता में नहीं है पाकिस्तान में, खुलेआम अमेरिका की आलोचना और इज़राइल की आलोचना कर रहे हैं। हम्म, बल्कि इज़राइल और पाकिस्तान के बीच कड़वे संवाद भी हो गए हैं इसमें। हम्म, एक तो पाकिस्तान की ये भूमिका है। हम्म, लेकिन भारत की नज़र से हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के चूँकि रिश्तों में युद्ध है कई 4, और पाकिस्तान दरअसल भारत नाम जो पहले हिंदुस्तान था उसी का एक टुकड़ा है।
तो ये पट्टीदारों की लड़ाई भी है, जो हम लोग कहते हैं पूरब में, पता नहीं आपके यहाँ इटावा में क्या कहते हैं उसको। यानी जो सहोदर भ्राता होते हैं, उनमें जब जायदाद की लड़ाई होती है, तो बड़ी कड़वाहट हो जाती है, खून कत्ल भी होते हैं। तो उस तरह की परिस्थिति हमारे और पाकिस्तान के बीच है। हमारे मीडिया में और हमारी राजनीति में पाकिस्तान बैशिंग जो है वोट पैदा करता है। तो इसलिए हमारे मीडिया में एक ऑफेंसिव व्यू पाकिस्तान को लेके पैदा किया जाता है और वो रहता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमारा मीडिया अभी सभ्य नहीं हो पाया है, जैसा कि जिन लोगों ने ये मीडिया बना के हमको दिया, जैसा उनके यहाँ है वैसा हमारे यहाँ नहीं है। कि वो कड़वाहट को भी बड़ी मतलब अच्छे ढंग से शुगर कोट करके पेश करते हैं, लेकिन हमारा मीडिया एकदम क्रूड फॉर्म में युद्ध करता हुआ नजर आता है। इसलिए वो उस तरह के निष्कर्ष निकालता है जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां तो यही हैं कि पाकिस्तान की जरूरत इस समय इस युद्ध को समाप्त करने में अमेरिका को सबसे ज्यादा है। इसलिए मुनीर की बात, मुनीर में ही एक्चुअली वो पोजीशन, मुनीर ही उस पोजीशन में है कि वो अमेरिका से ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ कह सके। बाकी दुनिया में तो हमारे यहाँ तो जबान ही हमने तो अपनी जबान गिरवी रख दी है अमेरिका के मामलों में। हम तो सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं उधर से, कहने का कोई काम हम उधर नहीं करते। कभी कभी दरखास्त जरूर हम लिख देते हैं, हुजूर ऐसा है, जैसा हम ब्रिटिश काल में लिखा करते थे, सावरकर साहब की चिट्ठियों में जो शुरू में पैरा होता था, वो स्थिति हमने फिर अंगीकार कर ली है अमेरिका के संदर्भ में। ये तो हमारी रियलिटी है। तो हम पाकिस्तान को कुछ कह के अपने को बेहतर कैसे साबित कर सकते हैं, जबकि हमारा आचरण उससे बिल्कुल भिन्न है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एक समस्या पे हम लोगों को और सोचना चाहिए। समस्या क्या, मतलब एक अनुमान लगाना चाहिए हमें कि अमेरिका के पास एक प्यादा था पाकिस्तान जी और एक प्यादा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने भी प्यादा ही बना लिया है अपने आप को। जी 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 तो अमेरिका ने मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान जैसे देश को, जिसकी आमतौर पर कोई ज्यादा खास अंतर्राष्ट्रीय साख नहीं है, उसको क्यों चुना? वो भारत को भी, भारत के लोग भी आज्ञा पालक हैं, हमारा जो भारत की सरकार है वो भी आज्ञा पालक है ट्रंप की। अगर वो भारत को अमेरिका चुनता तो उसको ज्यादा, इजराइल भी बड़ी आसानी से इस वार्ता आके बैठ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दे रखी है, तो इजराइल उस देश में आ ही नहीं सकता है एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर। भारत के संबंध तकनीकी रूप से अमेरिका से, इजराइल से, ईरान से सबसे अच्छे हैं। और यहाँ पे जो ईरान के सर्वोच्च नेता के दूत हैं, वो दूत कहते भी हैं कि भाई भारत को मध्यस्थ होना चाहिए था। तो ना ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों चुना और भारत को क्यों नहीं चुना? देखिए, हमारा मीडिया और हमारा विमर्श करने वाला समाज भले ही अपने को योग्य समझता हो, लेकिन कम से कम विश्व के जितने भी इस समय राजनीतिक प्रोफेसर्स विश्व के विद्यालयों में हैं या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, सभी ये मान रहे हैं कि भारत ने अपने आप को काफी समय से अमेरिकी पाले में डाल के अविश्वसनीय बना लिया है। इसके लिए बहुत जरूरी होती है बातचीत वो करा सकता है जिस पर दोनों पक्ष कुछ हद तक विश्वास करें। भारत को, ये भले ही ईरान का एक बड़ा राजनयिक यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन अभी ये अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत पर ईरान विश्वास नहीं कर सकता, और भारतीय जो है इस वार्ता के लिए उपयोगी पात्र नहीं है। ये उनका आकलन है और इस आकलन में उनके पक्ष में तथ्य है। भारत बाकायदा इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर आया। भारत ने उन देशों के साथ मतदान किया। पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा क्लोज है, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें मतदान नहीं किया। तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए हुए भी उसकी जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पोजीशन है, मुसलमान देश होने के नाते, और मुसलमान देश है वो, और एटमी ताकत से संपन्न मुसलमान देश होने के नाते एकमात्र मुसलमान देश। हाँ। और इजराइल और ईरान के युद्ध में कोई मुसलमान देश खुलेआम, उनके शासक जा सकते हैं कुछ अरबी देशों के, लेकिन उनकी जनता उनके सबके विरुद्ध है। सबके यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, भारी मात्रा, सोशल मीडिया में लोगों को पकड़ा जा रहा है, रोकना पड़ रहा है उनको, विद्रोह सी हालत है। तो ये सब अब इस्लामाबाद में जो पूरा इंतजाम किया गया है वार्ता का, ये फिलहाल ठंडा ही रहेगा, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं झुकते हैं तब तक नहीं। अभी तो ये वार्ता मुझे सिरे चढ़ती नहीं दिख रही है। हाँ। अब इसमें नए सिरे से
प्रेशर, दोनों एक्चुअली प्रेशर टेस्टिंग चल रही है। हाँ। प्रेशर का ही गेम है। प्रेशर टेस्टिंग चल रही है, चूंकि अमेरिका ऐसी चीजें मनवाना चाहता है जिसे मानने के लिए आज का ईरान अपने को बाध्य नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो लड़ चुका है। अब तो इतने दिन की लड़ाई हो चुकी है, नुकसान जो होना है वो कर चुके हैं, तो वो सोचता है और नुकसान कर लेंगे। 3,000 लोगों को मार चुके हैं, 3-4 हजार को और मार लेंगे, 50,000 लोगों को और घायल कर देंगे, ज्यादा पुल और स्कूल तोड़ देंगे, अस्पताल तोड़ देंगे। फिर तो ये सब है। पहाड़ी तो वहीं रहेंगी, कंदराएं वहीं रहेंगी, अंडरग्राउंड वहीं रहेगा, मिसाइल ड्रोन सब जो उनके पास जो है वो सब वहीं रहेंगी, और उनसे लड़ने की इच्छा वहां रहेगी, जो और बलवती हो रही है, और उसको और सपोर्ट मिल रहा है सब जगह से। ये सब तो इस चीजें कुल मिला के हम लोगों की चर्चा का नतीजा ये निकलता है कि अभी फिलहाल कुछ दिन तक और दुनिया को ये संकट झेलना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को ये जी संकट झेलना पड़ेगा, और भारत ने जो जी कोई बदइंतजामी कर रखी है, अपनी तैयारी नहीं की, कोई जी पेशबंदी नहीं की, कोई इंतजामात नहीं किए, उसका संकट भारतीय अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ेगा। अब तो आंकड़े भी आ गए हैं कि किस तरीके से फैक्ट्रियों का आउटपुट भी गिरने लगा है। मतलब आउटपुट तो पहले गिर चुका है, अब तो आंकड़ा आ रहा है उसका मतलब है। उस जी आंकड़े को कम जी करके बताया जाता है। हमेशा जब आंकड़े आते हैं, सरकार सोचती है इस आंकड़े को कैसे लोगों के सामने ले जाया जाए, तो उसको फिर कंप्रेस कर देते हैं आंकड़े को। कुल मिला के वास्तविक जो नुकसान है, जो बताया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा होगा। तो इसका मतलब भविष्य फिलहाल उज्जवल तो निश्चित रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि भविष्य अंधकारमय है, लेकिन भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई पड़ रहा है। न दुनिया की अर्थव्यवस्था का दिखाई पड़ रहा है, न भारतीय अर्थव्यवस्था का दिखाई पड़ रहा है, जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में कोई शांति नहीं होती। भले ही वो तनावपूर्ण शांति हो, लेकिन होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोग बहुत अच्छा निष्कर्ष है आपका, यही निष्कर्ष है परिस्थिति आज पे की हम बात। लोगों ने चर्चा की, और आगे भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि पता नहीं 24 घंटे के अंदर कोई नई घटना क्या घटित हो जाए। जी नमस्कार। जी, नमस्कार।